आज हम लोग इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। आज पहला दिन है, 23 तारीख से ये शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो लोक जतन के बारे में। लोक जतन एक अखबार है जिसका काम है कि जिसे छुपाया जाता है उसे सामने लाया जाए, जिसे तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है उसको सीधा और सपाट करके दिखाया जाए। जिन सचों को, जिन वास्तविकताओं को बिटवीन द लाइंस, पंक्तियों के बीच में छुपाया जाता है, ऐसे सच को कुरेद करके हेडिंग बनाई जाए। लोक जतन का काम है कि अंधविश्वास, कुरीति, धर्मांधता और पुरुष सत्तावाद की सीवन जो है, ये जो सड़ी हुई बोरी है, उसकी सीवन को उधेड़ कर एक नए वस्त्र का निर्माण करके एक नया परिधान बनाना समाज के लिए। लोक जतन एक हरकारा लोक जतन एक हरकारा है जो पहाड़ से लेके मैदान तक, खेत से लेकर खदान तक, दफ्तर और कारखानों में पसीना बहाते हुए मेहनतकशों की आवाज़ उठाता है। समाज, गांव और घर में, परिवार में पीड़ा सहती हुई स्त्री के लोकतांत्रिक और मानवीय अधिकारों की बात उठाता है और उसे अपनी सीमाओं के बावजूद एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाता है। अब ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का पाक्षिक अखबार है। दरअसल ये लोक जतन एक सपना है जिसे इसके संस्थापक संपादक, हमारे साथी और हमारे नायक शैलेंद्र शैली जी ने देखा था। एक नई दुनिया का सपना। और जैसा कि आप जानते हैं कि सपने तब तक निरंतरित रहते हैं, तब तक जारी रहते हैं जब तक कि वो यथार्थ नहीं बन जाते। लोक जतन एक ऐसा सपना है जिसे यथार्थ बनना है। लोक जतन एक ऐसा हस्तक्षेप है जो जीवन और मनुष्यता के हर संकट में जीते जागते मनुष्यों के लिए, आदमी और औरतों के लिए, उनके पक्ष में हस्तक्षेप होता है और ये हस्तक्षेप होता रहेगा जब तक उस हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ये बहुत कठिन समय है और ये ऐसा कठिन समय नहीं है कि जो रातों रात आ गया हो कि रात के वक्त हम लोग सोए थे बहुत अच्छे वातावरण में और सुबह एकदम से हमको दिखा कि दुनिया आधी डूबी हुई है, आधी सूखी हुई है। बहुत सारे चमगादड़, बहुत सारे गिद्ध, बहुत सारे बाज चारों तरफ मंडरा रहे हैं। कबूतरों की पूरी प्रजाति समाप्त हो गई है। कोयलों को अपहरण करके पिंजरे में कैद कर दिया गया है और उनके मुंह पर टेप लगा दिया गया है। ये रातों रात आया हुआ समय नहीं, ये बैकलॉग है। ये एक साथ इकट्ठा होते गए तमाम सारी मैलिग्नेंसी का एक तरीके का बैकलॉग है जिसे समय पर उपचारित नहीं किया गया। और इसमें से अगर गुजर के निकलना है, इसमें से अगर बाहर निकलना है, इसमें से अगर गुजरना है तो एक संवाद और विमर्श जरूरी है। एक नियमित संवाद और नियमित विमर्श जरूरी है। और इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि इसको एक मंच प्रदान किया जाए और लोक जतन की एक श्रृंखला की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं जो आज 23 अप्रैल से शुरू होगी और 1 मई तक, मई दिवस की आम सभा तक चलेगी। इसे हमने नाम दिया है उदास मौसम के खिलाफ हम सब। और ये हम सब का दायरा बड़ा विस्तृत है। ये हम सब का दायरा केवल लाल सलाम करने वालों का नहीं है। ये हम सब का दायरा केवल जय भीम करने वालों का नहीं है। ये हम सब का दायरा केवल झंडे उठाकर सड़कों पर निकलकर आंदोलित होने वाले लोगों का नहीं है। ये हम सब का दायरा उन सारे 135 करोड़ लोगों के लिए है जो सोचते हैं, जो व्यथित हैं, जो परेशान हैं और उस परेशानियों से बाहर आने के रास्ते की तलाश करते हैं। ये पूरे 9 दिन तक चलने वाली श्रृंखला जो है वो अलग अलग दिन, रोज़ शाम को 8 बजे होगी। अलग अलग दिन, हर विषय पर, अलग अलग विषयों पर देश के महत्वपूर्ण साथी प्रासंगिक जानकारियां देंगे, प्रामाणिक तथ्यों के साथ आएंगे, ताज़ातम सूचनाएं लेके आएंगे और उनका विश्लेषण भी प्रस्तुत किया जाएगा।
हमारा निवेदन है, एक लोक जतन के संपादक के नाते भी मेरा आपसे निवेदन है और एक सामाजिक आंदोलन के कार्यकर्ता के नाते भी मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया 1 मई की शाम 8 बजे तक रोज़ शाम को हमारे साथ रहें। अगर चूक जाते हैं, अगर समय नहीं मिल पाता है, तो लोक जतन की साइट पर जाकर इसे अपनी फुर्सत में भी सुन सकते हैं। लेफ्ट फ्रंट नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पर भी इनको बाद में डाला जाएगा, एक आध दिन बाद। हर दिन के अगले दिन कोशिश की जाएगी। हमारे साथी जो लेफ्ट फ्रंट चैनल के हमारे साथी हैं दरकचंद प्रजापति जी, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके लोक जतन इस कार्यक्रम को कर रहा है, तो रोज़ यूट्यूब पर भी ये जाएगा, सुनिए। और उस संबंध में कोई भी जिज्ञासा होती है, कोई भी असहमतियाँ होती हैं, उनको भी आप लोग भेजिए। हम लोग ये प्रयत्न करेंगे कि उन सबके जवाब दिए जाए। इन दोनों ऑप्शंस को भी ले सकते हैं, बाद में जाकर सुनना और यूट्यूब पर जाकर सुनना, लेकिन साथ बैठकर बतियाने का जो मज़ा होता है वो मज़ा कुछ और ही अलग होता है। आज का विषय है कोरोना आपदा क्यों है, क्या करें और कैसे निपटें। इसमें बिना किसी तरीके के पारिभाषिक या वैज्ञानिक शब्दों का इस्तेमाल किए बगैर हम लोग मुद्दे पर आएंगे। ये जो कोरोना संक्रमण का जो दूसरा हमला है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है 3 कारणों से। पहला कारण तो ये कि ये जो कोरोना का वायरस आया है, नया वाला वायरस, उसकी रफ्तार बहुत तेज़ है, पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि इसकी फैटेलिटी रेट भी ज़्यादा है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, कि बदइंतजामियों के चलते जिन जिंदगियों को बचाया जा सकता था, उन बदइंतजामियों की वजह से भी मौतों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी कल एक हाई कोर्ट ने कहा है कि 1 करोड़ तक मौतें हो सकती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि सरकार को ये प्रबंध करना चाहिए, सरकार को वो प्रबंध करना चाहिए। हमने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया है मामला, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन ये आशंका अगर कोई हाई कोर्ट जताता है कि 1 करोड़ तक मौतें हो सकती हैं, तो ये भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में भी ऐसा बहुत कम हुआ है। पुरानी महामारियों को जो 16वीं सदी में या 2000 साल पहले या 2500 साल पहले या 1600 साल पहले आई थी, उनको अगर छोड़ दिया जाए, तो आधुनिक काल में इतिहास में एक द्वितीय विश्व युद्ध को और प्रथम विश्व युद्ध को छोड़ दिया जाए, हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में मरने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ से कम थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में लगभग 5 करोड़ के आसपास लोग मारे गए थे। उसके बाद ये ऐसी बड़ी आपदा होगी, भारत के लिए तो ये पहली आपदा होगी जिसमें 1 करोड़ लोगों के मारे जाने की आशंका। 1 करोड़ बहुत होते हैं। दुनिया में कुल 235 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के रिकॉर्ड के हिसाब से, और उन 235 करोड़ देशों में से 157 देश ऐसे हैं जिनकी अपनी आबादी 1 करोड़ से कम है। तो हाईकोर्ट की आशंका अगर सही निकली तो ये जो 157 देश में से कोई भी एक देश खत्म हो जाएगा, ये हालत है हमारे देश में, पूरे का पूरा देश गायब हो जाएगा। बल्कि और थोड़ी सी गहराई में जाए तो इन 235 देशों में 172 देश, आधे से थोड़े अधिक देश ऐसे हैं जिनकी कुल आबादी अगर जोड़ ली जाए, इन 172 देशों की कुल आबादी अगर जोड़ ली जाए तो वो भी 1 करोड़ के आसपास बैठती है। तो अगर हाईकोर्ट की आशंका सही साबित होती है तो मैथमेटिकली अगर देखें तो इस पूरी दुनिया में से लगभग आधे देश गायब हो जाएंगे। इतनी महाआपदा है। वैसे तो कोई एक भी मौत अगर होती है तो वो बहुत भयानक घटना होती है। ये उस परिवार से जुड़े हुए लोग, उस व्यक्ति से जुड़े हुए लोग ये महसूस कर सकते हैं कि वो जो संख्या होती है कुछ लोगों के लिए मौत है। नहीं, आज ज़्यादा नहीं हुई है, आज 327 हुई हैं। आज ज़्यादा नहीं हुई है, अब तक केवल 32,000 हुई है या 1.5 लाख हुई है। जिनके लिए मरना एक संख्या होता है, एक आंकड़ा होता है, वो उस दर्द को शायद नहीं समझ पाएंगे। लेकिन दुनिया भर में एक भी मौत अगर किसी की होती है तो वो एक ऐसा इर्रिपेयरेबल लॉस होता है,
एक ऐसा नुकसान होता है जो दोबारा कभी नहीं पूरा जा सकता, और वो कहीं 1 करोड़ अगर होने वाले हैं तो ये सचमुच बहुत भयानक बात है, बहुत भयानक बात है। क्या इसे टाला जा सकता था? सभ्य समाज ऐसे ही समीक्षा करता है कि क्या इसे ठीक किया जा सकता, क्या इसे रोका जा सकता था? उस पर आने के पहले निश्चित रूप से रोका जा सकता था, लेकिन उस पर आने के पहले हम थोड़ा सा इसको दोहराएंगे कि ये कोरोना बीमारी है क्या, ये महामारी है क्या। ये दुनिया की पहली महामारी नहीं है। दुनिया की महामारियों ने सबक भी दिए हैं, उनका कुछ योगदान भी रहा है, क्योंकि त्रासदियों से भी सीखा जाता है। लेकिन ये मेरा विषय नहीं है। इसके बारे में 27 अप्रैल मंगलवार को हमारा यही जो लोक जतन की श्रृंखला में संध्या शैली जी का विषय यही है कि वो दुनिया भर में अब तक आई हुई महामारियों के बारे में जानकारी देंगे, और उन्होंने क्या मानव सभ्यता को क्या सबक दिए, क्या योगदान दिए, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन कोरोना वायरस क्या, ये कोई नया वायरस नहीं है। ये फालतू की बातों में मत जाइए कि चीन से आया है या वो मरकज से निकल के आया है या फलानी जगह से निकल कर आया है। ये जो काल्पनिक लोग हैं, ये जो गौमूत्र और गोबर लेपन वाले लोग हैं, उनकी बातों में मत जाइए। वास्तविकता ये है कि ये सार्स नाम का वायरसों का एक कुनवा है, एक कुटुंब है। उस कुटुंब की प्रजाति का एक वायरस है। इसी का एक भाई था निपाह, जो कुछ साल पहले केरल में आया था, और निपाह की मृत्यु दर थी लगभग 82%। लेकिन केरल में उस वक्त वामपंथी मोर्चे की सरकार थी और उसने उसको काफ़ी हद तक रोक लिया था, और न केवल रोक लिया था बल्कि उसको वापस लौटा दिया था, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी सराहना की थी कि ये तो कमाल का काम हो गया। यही कोरोना वायरस के साथ भी किया। वायरसों की एक खास बात होती है, और वायरसों की एक खास बात होती है कि वो अपने आप को म्यूटेट करते रहते हैं, अपना रूप बदलते रहते हैं। ये वाला जो वायरस था वो निपाह था, उसके बाद उसने रूप बदला, नए नए रूप बदले, और उसके बाद ये चूंकि इस वायरस का, कोरोना वायरस का प्रकोप सबसे पहली बार दिसंबर 2019 में चीन के वुहान प्रांत में नजर आया था, इसलिए इसको नाम दिया गया कोविड-19, कोरोना वायरल डिसीज 19, COVID-19। लेकिन तब से लेकर अब तक इसने अपने आप को म्यूटेट कर लिया। तब से लेकर अब तक इसने अपने आप के रूप बदल लिए, और इस समय ये दुनिया में अलग अलग रूप में फैला हुआ। अफ्रीका में अलग तरीके का कोविड-19 का म्यूटेशन का रूप है। अफ्रीका के भी देशों में, साउथ अफ्रीका में अलग है, नाइजीरिया में अलग है, सेंट्रल अफ्रीका में अलग है, नामीबिया में अलग है, यूरोप के देशों में भी ये भिन्न भिन्न है। हमारे देश में भी ये अलग अलग तरीके के रूपों में है, एक जैसा कोविड-19 नहीं है। उदाहरण के लिए ये बंगाल में ओरिजिनल वाइल्ड वायरस के नाम से है, जो 618 नंबर का है। वैज्ञानिकों ने उसको जो नामकरण किया उसका। पंजाब में ये यूके वायरस के रूप में आया, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन के वायरस के रूप में आया। उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं हमारे, आसाम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, इन प्रदेशों में इसकी वैरायटी अलग है। वो बंगाल से भी अलग है, पंजाब से भी अलग है। महाराष्ट्र में जो ज़्यादा मौतें हमें दिखाई दे रही है या ज़्यादा तीव्रता के साथ फैलता हुआ ये हमको दिखाई दे रहा है, उसकी वजह ये है कि बंगाल में ये डबल म्यूटेटेड वायरस है, 2 बार रूप बदल के आया है। तो ये अलग अलग तरीके से आया है। वही वायरस है कोविड-19 का, लेकिन उसने अपने आप को म्यूटेट किया है, उसने अपना रूप बदला है। क्या होता है वायरस? विज्ञान के विद्यार्थी जानते होंगे, लेकिन वो ये अवसर दें कि जो विज्ञान के विद्यार्थी नहीं रहे हैं, कम से कम उनके साथ थोड़ी सी ऐसी जानकारी भी साझा की जा सके। वायरस कोई जीवित प्राणी नहीं होता। जो छोटे माइक्रोस्कोपिक, बल्कि बहुत सारे जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते, उससे भी छोटे, जिनके लिए बहुत बेहतरीन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, ऐसे प्राणी भी होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया कहते हैं, वो जीवित होते हैं। लेकिन वायरस, जिसे विषाणु कहते हैं, बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं हिंदी में, वायरसेज को विषाणु कहते हैं हिंदी में, ये जो वायरसेज होते हैं, जो विषाणु होते हैं, वो जीवित नहीं होते, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते।
उनमें जीवन नहीं होता, बैक्टीरियाज में जीवन होता है। जिनमें जीवन होता है उनका जीवन ख़त्म किया जा सकता है। वो अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उनको मारा जा सकता है, लेकिन जिनमें जीवन नहीं होता उनका क्या करेंगे आप? उन्हें कैसे मारेंगे? बैक्टीरियाज को नियंत्रित किया जा सकता है, बैक्टीरियाज को मारा जा सकता है, लेकिन वायरस को, विषाणु को मारा नहीं जा सकता। उसका केवल एक इंतजाम किया जा सकता है, और वो इंतजाम ये है कि उसकी जो साइकिल है, उसका जो चक्र है विकसित होने और विलोपित होने का, उस चक्र को या तो रोक दिया जाए या उसके संक्रमण को बाधित कर दिया जाए, संक्रमण को ही रोक दिया जाए। तीसरा तरीका ये है कि वो जब शरीर के अंदर घूमता है और अपनी साइकिल को, उदाहरण के लिए ये माना जाता है कि कोविड-19 की जो साइकिल है वो 14 दिन की है, 14 दिन के आसपास की है। उन 14 दिन में वो जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला है, उस नुकसान को किस तरीके से उसकी भरपाई की जा सकती है कि वो गुजरते रहें, लेकिन इसके बाद भी शरीर के होने वाले नुकसान के रिपेयर या उसके मजबूती के लिए दवाइयाँ या दूसरी सामग्री दी जाती रहे। ये एक तरीका हो सकता है, क्योंकि वो जीवित नहीं है, उसकी एक साइकिल है। उसी तरीके से कोरोना वायरस भी कोई जिंदा जीव नहीं है, ये प्रोटीन का एक बहुत ही छोटा सा कण है, प्रोटीन का, जिसके चारों तरफ चर्बी की एक परत लगी हुई है। इस कॉम्बिनेशन के साथ ये बनता है। ये डीएनए का एक मॉलिक्यूल या अणु मान सकते हैं, और इसलिए ये आम भाषा में कहा जाए तो प्रोटीन का एक ऐसा अणु है जो चर्बी की परत पर लिपटा हुआ है, और ये जब आँख में, नाक में, आंसू में, लार में या बलगम में किसी एक सेल द्वारा, किसी एक कोशिका के द्वारा अगर सोख लिया जाता है, उसके संपर्क में अगर आता है, जो कहा जाता है ना कि मुंह पे हाथ मत रखिए, बार बार हाथों को धोइए, ये नाक या मुंह के जरिए अगर संपर्क में आता है तो शरीर के अंदर पहुंच जाता है, और शरीर के अंदर पहुंचने के बाद ये अपना हमारे शरीर की बहुत सारी सेल्स के जेनेटिक कोड को बदल देता है, उनको डिस्टर्ब कर देता है, उनको पगला देता है। इस कोविड-19 का जो मुख्य हमला होता है वो होता है हमारे फेफड़ों पर, हमारी श्वास नली पर, और इन की सेल्स को वो इतना ज़्यादा उत्तेजित कर दे जाता है कि वो या तो जड़ हो जाती है या पत्थर जैसी बन जाती है। उनका जो संकुचन है, उस संकुचन में कमी आती है, उनको डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और इसीलिए इसके गुजरने का इंतजार करते हुए क्रिटिकल केसेज में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन जिस नियमित रूप से जानी चाहिए, जो पंपिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। या इसी तरीके, मैं बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या जैसे फेफड़ों में वो जम जाता है और फेफड़ों की सेल्स के या उनके जो पंप्स हैं, पंपिंग है, उनकी उस क्रिया को रोक देता है, तो वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। तक वेंटिलेटर फेफड़ों का काम करता है। अगर शरीर ठीक तरीके से आरोह अवरोह, सांस निश्वास नहीं ले पा रहा है, तो वेंटिलेटर उस काम को करता है, वो गुजर जाता है। ये फेफड़ों में जाम लगा दिया है, तो उस फेफड़ों के जाम को तोड़ने के लिए एक आप बना देते हैं, मतलब ओवर रिच टाइप का, कि वहाँ से निकल जाएगा, तो वेंटिलेटर से काम हो जाता है। ये तरीका है। क्योंकि ये कोई जीव नहीं है, इसे मारा नहीं जा सकता, इसे नष्ट नहीं किया, इसे नष्ट किया जा सकता है, और ये खुद भी बहुत तेज़ी के साथ नष्ट होता है। उदाहरण के लिए इसके ख़त्म होने में कितना समय लगेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि नमी कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, जिस चीज़ पर ये गिरा है वो लोहे की चीज़ है या कपड़े की चीज़ है या लकड़ी की चीज़ है। अलग अलग तरीके की इसकी कुछ आयु होती है, और इसकी मारकता भी जो होती है, इसकी जो सांघातिकता भी होती है, वो भी केवल कुछ घंटों की होती है। बहुत क्षणभंगुर है ये। लेकिन कोई भी वायरस, अगर जैसे हम आजकल देख रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे राजनीतिक वायरस भी पैदा हो गए हैं, बहुत क्षणभंगुर है वो, थोड़े से तर्क करते हैं वो गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर वो दिमाग के अंदर घर कर लेते हैं तो उसके बाद वो दिमाग को कुंद कर देते हैं, भक्त बना देते हैं। उसी तरीके से ये वाला वायरस भी ऐसा है, जो वैसे क्षणभंगुर है, लेकिन अगर शरीर के अंदर पहुँच गया, और शरीर के अंदर पहुँचता है नाक से या मुँह से, आँख के आंसू से, अगर उनमें किसी के संपर्क में आ गया तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ये आमतौर से खांसने से फैलता है, छींकने से फैलता है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि गले को जाम कर देता है।
दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। जब हम एक बार खांसते हैं तो हम कई बार हमें लगता है क्या फ़र्क पड़ता है उससे, लेकिन हम जब एक बार खांसते हैं तो करीबन 3000 कण पार्टिकल्स हमारी खांसी के साथ या छींक के साथ बाहर निकलते हैं। उन पार्टिकल्स के साथ ये निकलते हैं महाशय, अगर हम प्रभावित हैं तो, और हमारे आसपास जो खड़े हुए हैं लोग उन तक ये पहुंच जाते हैं। आमतौर से ये माना जाता था 2 गज तक हमारी छींक या खांसी के जरिए जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो 2 गज दूरी तक जाते हैं, 6 फुट तक जाते हैं। लेकिन 6 फुट तक जाने वाली, अब ये कहा जा रहा है कि ये जो इसकी म्यूटेटेड वैरायटी आई है वो म्यूटेटेड वैरायटी एयरबोर्न है। मतलब अब वो केवल 6 फुट तक मार नहीं करेगी कि 6 फुट तक निकली, उसके बाद वो 10 मिनट तक या 5 मिनट तक उस वातावरण में रही, फिर उसके बाद वो समाप्त हो गई अपने आप। ऐसी नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि एयरबोर्न है, और एयरबोर्न का मतलब ये है कि अब ये आगे जाती है। मैं अगर इस कमरे में बैठकर लाइव के दौरान खांसता हूँ या छींकता हूँ तो वो मेरे बगल के दोनों तीनों कमरों के अंदर भी जा सकता है। एयर कंडीशनिंग अगर लगी हुई है कहाँ, जो मेरे पास तो नहीं लगी हुई है, तो उसके ज़रिए वो काफ़ी देर तक रोटेट कर सकता है और दूसरे कमरों तक भी उस हवा के झोंके के साथ में जा सकता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि मास्क पहने, डबल मास्क पहने, यथासंभव कोशिश करें कि एक दूसरे से शारीरिक दैहिक दूरी रहे ताकि ये सांस में नहीं घुसे। अलग अलग जगह, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अलग अलग जगह पे जो वायरस पड़ा रहता है उसकी अलग अलग तरीके की उम्र होती है। कोई आधा घंटे, कोई 2 घंटे, किसी जहाँ पर नमी को सोखने वाली क्षमता है वहाँ पर उसकी उम्र कम होगी, जहाँ पर नमी सोखने वाली क्षमता नहीं है वहाँ पर उसकी उम्र ज़्यादा होगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि बाहर से लौट कर आए या घर में भी रहे तो अभी बार बार एक बहुत दुखद खबर कॉमरेड प्रेमनाथ राय जी ने दी है, और वो ये है कि कॉमरेड एसपी कश्यप नहीं रहे। कॉमरेड एसपी कश्यप हिंदी भाषी क्षेत्रों में एक मार्क्सवाद के बड़े शिक्षकों में से एक थे। वो उत्तर प्रदेश की राज्य कमेटी के सचिव भी रहे लंबे समय तक, केंद्रीय कमेटी के सदस्य भी थे, और इसलिए मैं उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन चूँकि कश्यप जी भी अगर होते तो वो भी ये चाहते कि मैं अपनी बात को पूरा करूं, इसलिए मैं अपनी बात को पूरा करता हूं अपने गुरु जी को हार्दिक याद करते हुए। तो हम वायरस पे थे, इसीलिए ये कहा जाता है कि सैनिटाइज किया जाना चाहिए। इसीलिए ये कहा जाता है कि हमें अपने हाथ बार बार साबुन से धोने चाहिए। इसलिए ये कहा जाता है कि जो भी चीज़ें हमारे संपर्क में आती हैं, चाहे वो टेबल हो, चाहे गाड़ी का हैंडल हो, या जहाँ पर हम लोग बैठ रहे हैं उस कुर्सी का हैंडल हो, उन सबको भी बार बार सैनिटाइज करना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये चिकनाई की, चर्बी की परत में लिपटा हुआ है, और चर्बी की परत में लिपटा हुआ है इसलिए और कॉमरेड प्रेमनाथ राय ने बताया कि उनका देहांत जो है वो कोविड की वजह से हुआ है। वो लखनऊ में थे, लखनऊ में कुछ दिन तक बीमार रहे थे, उसके बाद आगरा अपने परिवार के पास में शिफ्ट हो गए थे। हम उनके बारे में अंत में जाके बातचीत करेंगे, अभी इस बात को पूरा कर लें। तो हम ये जानते हैं कि ये जो चर्बी है, इस चर्बी की वजह से ये चर्बी जब हमारे हाथ में भी लग जाती है तेल के रूप में या घी के रूप में, तो हम आमतौर से उसको साफ़ करने के लिए साबुन का सहारा लेते हैं। वो बाकी चीज़ों से दूर नहीं होती है, इसलिए साबुन के ज़रिए जितने ज़्यादा झाग पैदा होते हैं उतनी ही जल्दी इसका समाप्ति होती है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि 20 सेकंड तक हाथ धोइए। 61% एल्कोहल वाले कंटेंट से के सैनिटाइज़र भी यही काम करते हैं, लेकिन साबुन सबसे सस्ता और सुलभ उपाय है, इसलिए ये काम किया जाना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, साबुन से बार बार हाथ धोना चाहिए, और हर चीज़ को सैनिटाइज करना चाहिए। हालांकि अभी भी इस वायरस से होने वाली मृत्यु की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी सावधानी ही बचाव है। ज़्यादातर मौतें जो इस वक्त हो रही हैं, हम इस विषय को कंप्लीट करेंगे। हालांकि हम जैसे कश्यप जी के शिष्यों के लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक ज़रूरी काम है जो कश्यप जी होते तो करते हैं।
तो ज़्यादातर मौतें जो हो रही हैं वो वायरस की वजह से नहीं, इंतजामों की कमी की वजह से हो रही हैं। ज़्यादातर मौतें समय पर इलाज न मिलने से हो रही हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल रही, रोज़ खबर आ रही है, सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है। बेड नहीं मिल रहा, जीवन रक्षक दवाइयाँ नहीं मिल रही, उनकी कालाबाजारी भी हो रही है। क्या ये इंतज़ाम नहीं किया जा सकता था? पिछली साल आया था, पिछले साल के तजुर्बों से ये बात साफ हो गई थी कि हमें ये कभी भी लौट कर आ सकता है और दुनिया में से ये कभी वापस भी नहीं गया था। पिछले साल के हमले से दुनिया के बाकी छोटे छोटे देशों ने भी सबक ले लिया था, भविष्य के लिए योजनाएं बनाई थी, लेकिन हमारे यहाँ पर पहले थाली बजाई, फिर ताली बजाई, फिर लोटा बजाए, फिर बाल्टी बजाई, उसके बाद गाल बजाए, किया कुछ भी नहीं। इसलिए ये जो मौतें हो रही हैं या जो इसकी व्यापकता हो रही है, उसका अपराधी कोरोना नहीं है, मौत के वो सौदागर हैं जो कल तक, एकदम कल तक, पिछले महीने तक ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करवा रहे थे। मुनाफा था तो हमारी ऑक्सीजन दुनिया के तमाम सारे देशों में भेजी जा रही थी। जो जीवन रक्षक जरूरी दवाइयों के जहाज भर के अमेरिका और दूसरे देशों में भेज रहे थे, जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे थे कि 150 देशों को हम तो कोरोना से जीत ही गए हैं, लेकिन 150 देशों को भी कोरोना से जीतने में मदद की हमने। जो अभी परसों तक 45 देशों में कोरोना का टीका, वैक्सीन बेच कर आ रहे थे। अमेरिका ने ये कहा था, अमेरिका जैसे देश ने जो सबसे बड़ा व्यापारी है, जो मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन वहाँ की सरकार ने ये फैसला लिया था कि जब तक उनके नागरिकों के टीकाकरण की डबल डोज पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक वो बाहर नहीं बेचेंगे, बाहर नहीं भेजेंगे। और हम 45 देशों में वैक्सीन बेचने के लिए जा रहे थे। हमारे यहाँ वैक्सीन लगी थी 1 करोड़, बाहर देकर आए थे हम 6.5 करोड़। कोई योजना नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। और केवल इतना ही नहीं कर रहे थे, बल्कि वो दौर जो कोरोना के विस्फोट का, कोरोना की इस दूसरी महामारी के विस्फोट का समय था, उस दौर में हमारे नेता रैलियां कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, कोरोना की होम डिलीवरी कर रहे थे, मरीजों की मौतों को और मरीजों की संख्या को छुपा रहे थे। और अभी 3-4 दिन पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं कह के उनका भाषण ख़त्म नहीं हुआ कि जिस कोविशील्ड की रेट 100 रुपये हुआ करती थी, वो रेट बढ़ के 450 और 650 तक हो गई 24 घंटे के अंदर अंदर। उनको अपनी कीमतें 4 गुनी और 6 गुनी करने की वो दे रहे थे। भारत के इतिहास में एक घटना है जिसमें नादिर शाह आया था और उसने पूरी दिल्ली में ज़बरदस्त कत्लेआम किया था। हिंदू भी मारे गए थे, मुस्लिम भी मारे गए थे, क्योंकि वो हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आया था। उसका कत्लेआम बहुत जिक्र आता है इतिहास में, लेकिन इस बार का जो नादिर शाह है वो घोड़े पर सवार होकर नहीं आया, वो अडानी अंबानी की पीठ पर बंध कर आया है। वो टेलीविज़न के बुद्धू बक्से में से निकल कर आया है और वो देश भर में जलती हुई चिताओं से उठ रही लपटें देखने की बजाय बंगाल की अपनी सभाओं में भरे हुए गले के साथ दूर दूर तक खड़ी हुई नज़र नहीं आ रही भीड़ को देखकर लपलपा रहा है। ये मौतें ऐसी हैं जिन मौतों को अगर योजना होती है तो टाला जा सकता था, अभी भी रोका जा सकता है अगर आपराधिक नेतृत्व, राष्ट्र के नेतृत्व में जिस नौकरी के लिए, जिस काम के लिए वो रखा गया है, उस काम को पूरा करें। जब देश की मनुष्यता को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक उस वक्त सरकार नाम की चिड़िया किन बाजों और गिद्धों की तिजोरी में कैद है, जिन्हें ठीक इसी काम के लिए चुना गया था, जिन्हें जहां होना चाहिए था वो वहां नहीं है, तो आखिर कहां है? इस तरह के सवाल जरूरी हैं ताकि मौतों की आने वाली वो श्रृंखला को रोका जा सके। और हाई कोर्ट ने जो चिंता जताई है, जो भयावह आंकड़ा दिया है 1 करोड़ की आशंका का, उस आशंका को रोका जा सके। ये खतरा बहुत बड़ा है। ये देश की स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के पूरी तरह ध्वस्त होने के साथ साथ, ये इन बड़ी संख्या में होने वाली मौतों के साथ साथ एक बहुत बड़े आर्थिक संकट को भी जन्म दे सकता है। अगर स्थानीय स्तर का लॉकडाउन होता है तो एक अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हर सप्ताह
कम से कम $1.25 अरब का नुकसान हो सकता है। $1 80 के आसपास होता है। मतलब ये कि लगभग 100 अरब रुपए का नुकसान हर सप्ताह हो सकता है, और मई के आखिर तक ये चलता है अगर तो लगभग $10.5 बिलियन का, $10.5 अरब का नुकसान हो सकता है। ये बहुत बड़ी राशि है। हम अगर पिछली बार का देख लेते तो सितंबर 2020 में जो आंकड़ा तैयार किया गया था, उस वक्त तक महामारी ने भारत के 60% लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गरीबी की रेखा का निर्धारण किया जाता है उससे नीचे ला दिया था। सामूहिक गरीबी जिस रफ्तार के साथ बढ़ी है, उस रफ्तार के साथ इससे पहले कभी देश में नहीं बढ़ी थी। और उसकी वजह ये है कि आबादी, जब ऐसे मौके आते हैं, जब महामारी आती हैं, जब ऐसे मौके आते हैं, जब राष्ट्रीय आपदाएं आती हैं, ऐसे मौके में जनता की सहायता की जानी चाहिए। उनकी आर्थिक विकास में मदद करने के लिए सरकार के बजट में से या पूरे देश की संपदा में से कुछ पैसा खर्च किया जाना चाहिए। ब्रिटेन ने 16.7% खर्च किया था जीडीपी का, ब्रिटेन ने। अमेरिका ने 16.7%, ब्रिटेन ने 16.3% पैसा खर्च किया था। ये वो देश हैं जहाँ पर तुलनात्मक रूप से वहाँ की जनता का जो आर्थिक स्तर है वो अधिक हमारी तुलना में काफ़ी बेहतर है। इसके बाद भी वो दोनों बड़ी सरकारें कोई 16.7% अमेरिका खर्च कर रहा है अपनी जीडीपी का, और ब्रिटेन जो है वो 16.3% खर्च कर रहा है। हमने कितना खर्च किया? 3.1%, 3%। उनकी तुलना में 1/5 से भी कम। यहाँ तक कि जो हमारे जैसे देश है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, ब्राज़ील है, उन्होंने भी हमारी तुलना में ज़्यादा ही पैसा खर्च किया था। चीन ने लगभग 5% खर्च किया था, 4.7%। दक्षिण अफ्रीका ने 5.5% खर्च किया था। आज भी वहाँ पर प्रतिबंध है तो राहत भी है। और ब्राज़ील ने भी 8.3% के आसपास खर्च किया था। तो जब आपदा आती है तो सरकार की ओर से जो जनता को राहत देने के लिए, या जो आर्थिक संकट पैदा हो रहा है, आर्थिक प्रगति धीमी हो रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए जो काम किया जाना चाहिए वो काम नहीं किया जाता, जिसका एक उदाहरण हमने पिछली बार देखा। दवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, डॉक्टर चाहिए, पलंग चाहिए, वेंटिलेटर्स चाहिए। इस वायरस के साइकिल को तोड़ने के लिए नियंत्रण चाहिए, ताकि लोग बहुत ही ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलें। लेकिन इस नियंत्रण करने के लिए और ये जब पाबंदियां लगेंगी तो इन पाबंदियों का जनता के जीवन पर असर होगा। हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, हालांकि मध्यम वर्ग में भी हम जिस स्तर में आते हैं उस स्तर में गर्मी को महसूस करते हैं, हीट को हम लोग महसूस करते हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जो अपने पूरे परिवार का गुजारा करता है, सुबह 4 बजे मंडी में जाता है, सब्जी लेकर आता है या कोई और सामग्री लेकर आता है और रात के 9 बजे तक उसको बेचता है। उसके बाद 10-15%, 20% के आसपास कुछ पैसा कमाता है, 200, 250, 300, 350 रुपये। उसके बाद वो राशन खरीद के ले जाता है। अगर उसका काम 15 दिन तक, 20 दिन तक, 1 महीने तक बंद होगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, भुखमरी फैलेगी, आबादी संकट में जाएगी। और उस आबादी को संकट से बाहर निकालने का काम किसका है? सरकारें किस लिए चुनी जाती हैं? उनको आपको आर्थिक क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा, कैश ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अमेरिका जैसे देश ने किया था कैश ट्रांसफ़र अपने लिए नागरिकों के लिए। इसके अलावा खाद्यान्न भी आपको देने पड़ेंगे, खाने पीने की चीज़ें भी आपको देनी पड़ेंगी। तो ये जो है, ये सारे काम कौन करेगा? हमारे मित्रों और साथियों ने, अलग अलग संगठन के लोगों ने, पार्टियों ने, कुछ सामाजिक संगठनों ने, ट्रेड यूनियंस ने, महिला संगठनों ने पिछली बार कोरोना के वक्त मदद करने की कोशिश की थी, काफ़ी हद तक की गई। लेकिन ये जो इतना विराट हमला है, उस विराट हमले का मुकाबला ये कोई व्यक्ति, संस्थान या उपक्रम नहीं कर सकता। ठीक इसी काम को करने के लिए सरकार चुनी जाती है। उसका यही काम होता है कि वो देश की सारी शक्ति, सारे संसाधनों को पूल करे और इस तरीके के आपदा के हालात का पूर्वानुमान लगाए,
पूर्वानुमान लगा के पहले से तैयारी करें, उससे निपटने के लिए योजना बनाए, और न केवल योजना बनाए कि बल्कि उस योजना का मुकाबला करने के लिए पूरे देश की जनता को एकजुट करें, सन्नद्ध करें, जनता में विश्वास पैदा करें कि ये देश उसका है और उसके लिए उसको ये काम करना है। ये जो सरकार है चुनने का जो रिवाज पहले पैदा हुआ है कुछ हजार साल पहले स्टेट के रूप में, चाहे जिस रूप में, वो सरकारें चुनने का रिवाज इसीलिए पैदा हुआ था कि व्यक्ति नहीं कर सकते, कबीले नहीं कर सकते, गांव नहीं कर सकते, पूरी बड़ी ताकत बनेगी तो वो इस तरीके के मामलों में, ऐसी आपदाओं के मामले में कर सकती है मुकाबला। सदिच्छाओं से तो नहीं होंगे। 135 करोड़ का देश है। अच्छे अच्छे लोग अगर अपनी किडनी भी बेच दें, उस किडनी को बेचकर भी वो राहत पहुंचाने का काम नहीं कर सकते, किसी एक मोहल्ले, बस्ती या गांव को भी राहत नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत विराट तंत्र की और बहुत विशाल धन की आवश्यकता होती है जो सरकारों के पास होता है। और सरकार क्या कर रही है? पूरा देश इस संक्रमण की गर्मी की वजह से, नई और ताज़ी लहर की वजह से थर्राया हुआ है। हर जगह शारीरिक दूरी और इकट्ठा होने पर, मतलब इकट्ठा नहीं होने पर जोर दिया जा रहा है, कड़ाई से लागू किया जा रहा है। मैं जिस मध्य प्रदेश में बैठकर बात कर रहा हूँ, वहाँ पर सब्जी बेचने वालों को, रिक्शा चालकों को, दवा लेकर लौटते हुए नागरिकों को लाठियों से पटक पटक कर पीटते हुए पुलिस के शौर्य की तस्वीरें और वीडियोस आए हैं सामने। तो ये जो हालत है, वो कॉलेज स्कूल बंद है, 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा थी उसको भी रोक दिया गया। बनारस से इलाहाबाद, लखनऊ, भोपाल, इंदौर में लगभग हर शहर के शमशानों की तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं, जिनमें लग रहा है कि 18-18 घंटे की वेटिंग लिस्ट है। हमारे मध्य प्रदेश के एक एसडीएम ने एक स्टूपिड आदेश निकाल दिया है, जिसमें उसने कहा है कि शव के अंतिम संस्कार के लिए, दाह संस्कार के लिए 48 घंटे पहले सूचना देनी पड़ेगी। मतलब आपको भविष्यवाणी करनी पड़ेगी कि ये जो पेशेंट हमारे परिवार का भर्ती है वो 48 घंटे में मर जाएगा, उसकी पूर्व सूचना देंगे। मतलब यहाँ तक की मूर्छताएं हो रही हैं। लेकिन ये इस बात की कम से कम परिचायक तो है कि संकट बहुत ज़्यादा है। भोपाल में और 1-2 और ज़िलों में तस्वीरें छपी थी जहाँ पर कब्र खोदने का काम जो कब्रिस्तान में करते हैं, उनके हाथों में छाले पड़ गए हैं। इतनी कब्रें उन्हें एक दिन में खोदनी पड़ रही है। इतनी भयावह तस्वीरें हैं। सरकार क्या कर रही है? दुनिया भर की सरकारें हिली हुई हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री का एक फ़ोटो था, वो इस बार का है या पिछले बार का है, जिसमें वो कोविड पेशेंट्स के पास बैठकर, घुटनों के बल बैठकर उनसे बातचीत कर रहा है, उनमें आत्मविश्वास पैदा कर रहा है। हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? वो सारा काम काज छोड़कर बंगाल में दूर दूर तक नज़र आ रही भीड़ पर प्रमुदित हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं। उनके 2 नंबर के जो नेता है अमित शाह जी, वो लगातार रोड शोज कर रहे हैं, आम सभाएं कर रहे हैं। और इस दौर में जब मौतें हो रही हैं, तब वो दीदी और दीदी करके बहुत ही अश्लीलता के साथ, बहुत ही सतही और अशोभनीय भाषा में ऐसी राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीति प्रधानमंत्री तो छोड़िए, किसी गली मोहल्ले के नेता के लिए भी शोभनीय नहीं होती। जैसे वक्त में जब जनता को एकजुट करना चाहिए, ऐसे वक्त में वो बंगाल में जाकर आसनसोल की दंगे की याद दिला रहे हैं और अपनी तूफानी चुनावी सभाएं कर रहे हैं, जिन सभाओं में बिहार के लोगों को भी लाया जा रहा है, रांची के लोगों को भी लाया जा रहा है, उड़ीसा के लोगों को भी लाया जा रहा है, असम के लोगों को भी लाया जा रहा है भीड़ बढ़ाने के लिए। मतलब बंगाल में तो फैला ही रहे हैं, इन बाकी के राज्यों में भी फैलाने में वो काम लगे हुए हैं। केरल में चुनाव हो गए, पुदुचेरी में हो गए, तमिलनाडु में हो गए, असम में हो गए। तो ये सोचा गया था कि अब कोरोना काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है तो ये कुछ सब्र करेंगे, लेकिन इन्होंने किसी तरीके की सब्र नहीं की, बल्कि उस आपदा को महा आपदा बनाने में पूरी कोशिश की। उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है वो हरिद्वार के कुंभ में लाखों की भीड़ जुटा रहा है। कोई भी जा रहा है। एक विधायक ने कहा कि उसको कोरोना था, लेकिन इसके बाद भी गया क्योंकि गंगा मैया का पानी बहुत ज़्यादा पवित्र है। और अब खबर ये मिल रही है कि हरिद्वार से जितने भी लोग लौट कर आ रहे हैं कुंभ से, वो उनमें से ज़्यादातर लोग कोविड इन्फेक्टेड है। एक महामंडलेश्वर की मौत हो गई, एक बड़े महंत की मौत हो गई, एक अखाड़े के जो प्रमुख थे उनकी मौत हो गई। सैकड़ों की संख्या में मौतें हो गई हैं। अलग अलग राज्यों में उनके जाने पर उनको क्वारंटाइन करने की बात हो रही है, लेकिन इसके बाद भी वो कुंभ बंद नहीं हुआ है। मई तक वो कुंभ चलने वाला है।
उत्तर प्रदेश के इनके मुख्यमंत्री, वो जब कुंभ के बारे में लोग टीका टिप्पणियां करते हैं तो उनको नास्तिक बताते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, उनको राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं। उनको खुद को कोविड हो गया, वो खुद क्वारंटाइन है, लेकिन उस क्वारंटाइन की अवधि में वो गौमूत्र पीने या गोबर लेपन की बात नहीं कर रहे हैं, वो सरकारी ट्रीटमेंट में ही है, वो हाईएस्ट लेवल के ट्रीटमेंट में है, दवाइयाँ उनकी चल रही हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ ही ले रहे हैं, घंटा नहीं बजा रहे, शंख नहीं फूंक रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों से वो यही कह रहे हैं। हालत इतनी है कि मध्य प्रदेश में एक विधानसभा सीट का उपचुनाव था, दमोह का, उसकी जीत हार से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसको टाला भी जा सकता था, लेकिन उस चुनाव को जीतने के लिए पूरी का पूरा मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल पड़ा हुआ है, यहाँ का मुख्यमंत्री घूम रहा है, हजारों की संख्या में लोगों को रैली में ले जाके और बाकायदा अपना गिद्ध भोज कर रहा है जब लोग बाग मर रहे हैं। और यहाँ का जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, वो गीता का उपदेश दे रहे हैं कि आएगा सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक मंत्री हैं गोपाल भार्गव, वो ये कह रहे हैं शेड्यूल में जाके डॉक्टर्स को मीडिया के सामने कि ये जो मरीज़ भर्ती हैं, ये मरीज़ अगर आधा इलाज होने के बाद भी वापस नहीं जा रहे हैं तो इनको धक्का मार के बाहर निकालो, इनसे कहो कि अगर वो मर जाते हैं तो जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। एक मुख्यमंत्री हैं जो ये कह रहे हैं कि ये ऑक्सीजन की बात फालतू की है, वेदों के ज़माने में चलना चाहिए, जब हमारे सन्यासी लोग 3-3 साल तक बिना ऑक्सीजन के, बिना सांस के रहा करते थे। इस तरीके की बातें चल रही हैं, और ये केवल ऊपर पे नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा या अमित शाह जी ने क्या कहा या फलाने मुख्यमंत्री ने क्या क्या, लाइन लगा के मूर्खता और धूर्तताओं की सारी हरकतें हो रही हैं, लेकिन नीचे वाले भी बटुक जो हैं उनके, वो भी नहीं है, वो आपदा को अवसर बनाने में लगे हैं। और जितनी भी जीवन रक्षक दवाइयाँ थी, उस जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी करते हुए, रेमडेसिविर कैप्सूल को, इंजेक्शन को अपने घर में जमाखोरी करते हुए, उसको नकली तरीके से बनाते हुए, उसकी ब्लैक मार्केटिंग करते हुए, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केट करते हुए जितने भी लोग पकड़े गए हैं सब इसी कुटुंब और कबीले के हैं। कोई बीजेपी का नेता है, कोई आरएसएस का है, और इस मौत के वक्त भी वो लगातार किस तरीके से ये काम कर रहे हैं ये देखा जा सकता है कि वो 5.5-6 करोड़ रुपए के रेमडेसिविर इंजेक्शंस जब बम्बई में जब्त किए जाते हैं तब उसको छुड़ाने के लिए खुद उस बम्बई के जो महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं ये कहते हुए कि ये बीजेपी ने खरीदे थे। क्या कोई राजनीतिक पार्टी खरीद सकती है इंजेक्शन्स या दवाइयाँ? दवाइयों का व्यापार करने के, दवाइयों को बेचने के पूरे के पूरे नियम है। ये जरा सा मेडिकल स्टोर भी खोलने के लिए न जाने कितने सर्टिफिकेट्स, न जाने कितने वेरिफिकेशंस लगते हैं। क्या देवेंद्र फडणवीस के पास वो था? बीजेपी के पास वो है? ऑफिशियली ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, ढोल बजा के बेईमानी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ स्यान पट्टी भी दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में या दूसरी जगह पर उन्होंने कहा पहले एक नेशनल लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद थूथू हुई, उसके बाद सरकार ने कहा कि नहीं, अब हम दिल्ली में कोई फैसला नहीं लेंगे, केंद्र स्तर पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, अब इसका फैसला जो है वो राज्य सरकारें लेंगी। राज्य सरकार को टोपी पहना दी, राज्य सरकारों ने जिला कलेक्टर्स को टोपी पहना दी। और अब क्या किया जा रहा है? अब लॉकडाउन नहीं हो रहा, लॉकडाउन जैसा ही हो रहा है, लेकिन अब उसको कर्फ्यू का नाम दिया जा रहा है। ये जो 1.5 स्यान पट्टी है, ये जो चतुराई है, इस चतुराई का शिकार कौन होने वाला है? जनता होने वाली है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन अगर होता है तो लॉकडाउन में जीवन के जरूरी इंतजाम करना केंद्र शासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। लोग भूखे नहीं मरने चाहिए, लोगों के पास दवा पहुंचनी चाहिए, लोगों को आर्थिक राहत पहुंचनी चाहिए। जो कर्मचारी काम पर नहीं जाते हैं उनकी गैरहाजिरी नहीं लगनी चाहिए, उनकी स्पेशल लीव सैंक्शन होनी चाहिए, वंचितों के लिए अनाज वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। लॉकडाउन नहीं करेंगे, कर्फ्यू का नाम दे दिया। कर्फ्यू का नाम यह है कि कारखाने चलते रहेंगे, दफ्तर चलते रहेंगे, उद्योग धंधों में काम चलता रहेगा। 1 घंटे के लिए सब्जी वाले को, 1.5 घंटे के लिए दूध वाले को, 2.5 घंटे के लिए फलाने को अनुमति दी जाएगी, और नतीजा ये निकलेगा कि 1-1, 1.5, 2-2 घंटे में वो क्या कमा पाएगा? नतीजा ये निकलेगा कि वो भूखों मरेगा, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बरी हो जाएगी। अब तो उसने नाम दे दिया है जनता कर्फ्यू। मुझे लगता है कि इस कर्फ्यू के लिए वो जनता से टैक्स भी लेंगे कि तुम्हें ये कर्फ्यू तो जनता कर्फ्यू था, जनता ने लगाया है तो आप लोगों को देना होगा। ये क्या है?
अब तो उन्होंने बाकायदा कल की मीटिंग करके ऑक्सीजन की सप्लाई का जिम्मा राज्य सरकारों का, तुम काहे के लिए बैठे हुए दिल्ली में? पिछले 1 साल में ऑक्सीजन को किस तरीके से उत्पादित किया जाएगा, आने वाली महा आपदा का मुकाबला करने के लिए क्या योजना बनाई? ये जो बाहर देशों के लिए निर्यात जो किया जाता है, उस बाहर देशों के लिए किए जाने वाले निर्यात में, एक्सपोर्ट में, क्या राज्य सरकारों की परमिशन के साथ एक्सपोर्ट होता है? दिल्ली मतलब केंद्र सरकार की परमिशन के साथ ही बाहर विदेश में माल जाता है। जब ये रेमडेसिविर जा रही थी, जब दवाइयाँ वहाँ पर जा रही थी, जब ऑक्सीजन एक्सपोर्ट की जा रही थी, तब क्या कर रहे थे? अब कह रहे नहीं, राज्य सरकारों का। ये भेड़ियों की गश्त के बीच गिद्धों के महाभोज का समारोह है। ये अमानवीय निर्लज्जता और बर्बरता को आम चलन बनाने, और जैसा कि अंग्रेजी में एक फ्रेज है, किलर इंस्टिंक्ट, हत्यारा भाव, उसको पूरी तरीके से वास्तविक रूप में शब्दशः अमल में लाने का कोशिश की जा रही है। और ये समस्या तब और ज़्यादा गंभीर हो जाती है जब तथाकथित चौथा खंबा जो मीडिया था, वो मीडिया पूरी तरीके से इस पर सवाल उठाने की बजाय इन करतूतों का महिमा गान करता है। वो ये सवाल नहीं उठाता कि जब लोग मर रहे हैं, जब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मरने की आशंका व्यक्त की गई है, तो रैलियां क्यों कर रहे हो, भीड़ इकट्ठा क्यों कर रहे हो? वो सवाल नहीं उठाता। वो खुश होकर कहता है कि देखो कितना बड़ा काम किया। और ये उनकी, जिसको वो आजकल एक शब्द आ गया ना, जिसको ये उनकी चाणक्य नीति, उनकी चतुराई के रूप में पेश करता है। ये है दूसरी बात। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक बात और है, जो इस 10 दिन तक चलने वाली, 9 दिन तक चलने वाली हमारी इस थीम का एक बड़ा हिस्सा है। और वो ये है कि वो जैसे हैं, चिंताजनक बात ये है, सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात ये है कि उन्होंने वैसा ही आबादी के एक हिस्से को बना दिया है जो इन बातों को आपत्तिजनक नहीं मानता, जो प्रमुदित है, जो इतना ज़्यादा बेशर्म और ढीठ बना दिया गया है, जिसके दिमाग में इतना ज़्यादा जहर बो दिया गया है कि वो अपने परिवार में होने वाली मौतों के प्रति भी उसी आईटी सेल के प्रोपेगेंडे से प्रभावित है। दुश्मन का कभी भी कम मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। और अगर वो मानवता का दुश्मन है, देश की एकता का दुश्मन है, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें मानना चाहिए कि सन 2008 से 2020 के 12 वर्षों में आरएसएस और भाजपा की वास्तविक उपलब्धि ये है कि उसने समाज के एक हिस्से को, भले ही वो कितना छोटा रह गया हो, एक हिस्से को इस तरीके से ढाल लिया है कि वो मनुष्य की स्वाभाविक संवेदनाएं और गुणों से वंचित हो गया है। उसका पाशविकीकरण कर दिया गया है। ये काम रातों रात नहीं किया गया। इसकी शुरुआत एक पूरे प्रोजेक्ट के रूप में हुई है। ये बाकायदा तैयार किया गया है कागज पर ब्लूप्रिंट के रूप में, और उसको लागू किया जाता है नियमित रूप से समीक्षा करने के बाद। इसकी शुरुआत हुई है 2002 के गुजरात दंगे से, जब 2500 के आसपास लोगों को मार दिया गया था। और उन 2500 के आसपास लोगों को मारने के बाद बजाय उस अपराधी को, जो किसी भी सभ्य समाज में, दुनिया में कहीं भी, जिसकी एकमात्र जगह जेल होनी चाहिए थी, उस अपराधी को एक महानायक के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो छद्म टिप्पणी कि वो राजधर्म निभाना चाहिए, वो छद्म टिप्पणी भी एक सेक्शन को संबोधित करने के लिए थी। धीरे धीरे करके उन्होंने बर्बरता को, निर्ममता को एक ख़ास तरीके का ब्रांड के रूप में बनाया। गुजरात नरसंहार से जो शुरू हुआ, वो कुलबुर्गी, दाभोलकर साहब, पानसारे, रोहित वेमुला की हत्याओं से होते हुए मरकज को लेकर बोले गए झूठ, और जेएनयू के खिलाफ, हैदराबाद के विश्वविद्यालय के खिलाफ, जामिया मिलिया के खिलाफ, एएमयू के खिलाफ, इनके खिलाफ बहुत योजनाबद्ध तरीके से झूठे प्रचार में आईटी सेल की बमबारी और थाली बजवाने, दीपक जलवाने तक धीरे धीरे करके उसको विकसित किया गया। ये निर्बुद्धिकरण का प्रोजेक्ट है।
ये जो सीखा है ये अनलर्निंग का प्रोसेस है, और केवल अनलर्निंग का नहीं बल्कि और भी ज़्यादा बर्बर और निर्मम बनाने का, संवेदनाओं को छीनने का प्रोसेस है। कोरोना के संक्रमण का इलाज देर सवेर मिल जाएगा। आज तक सारी महामारियों का इलाज ढूंढ लिया गया है। इसका एक बढ़िया, मुफीद और प्रभावशाली टीका भी ढूंढ लिया जाएगा। मेरा समय कुछ ज़्यादा हो रहा है, जल्दी ख़त्म करना होगा। प्रभावशाली टीका भी ढूंढ लिया जाएगा। विज्ञान में इतनी क्षमता है, मगर ये जो मूर्खता का वायरस है, ये जो मोरोना का वायरस है, इसको दूर करने का काम अपने आप नहीं होगा। इसे समाज का मानवीकरण, सोच का वैज्ञानिकरण और व्यवहार का आधुनिकीकरण करके ही रोका जा सकता है। और ये भारतीय समाज में थोड़ा ज़्यादा जटिल और धीरज से किए जाने वाला काम है, क्योंकि यहाँ मनु अभी तक विराजे हुए हैं। यहाँ तार्किकता और विश्लेषण करने का विवेक जन्मजात नहीं होता, वो हमारी परवरिश का हिस्सा नहीं है। उसे अलग से धीरज से विकसित करना होता है। ये काम जन आंदोलनों को करना होगा। ये काम आमतौर से महिला, छात्रों, सांस्कृतिक आंदोलनों और ख़ासकर हाल के किसान आंदोलन ने किया है, लेकिन इसको और भी ज़्यादा नियमित रूप से करने के लिए इसे एजेंडे का हिस्सा बनाना पड़ेगा। मैं आखिर में आता हूँ, क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये कि इस सवाल पर समूचे देश को मिलकर खड़ा होना चाहिए। ये जो टुच्ची और ऊंची राजनीति हो रही है, जो कल तक हुई है, आज तक हुई है, इसको रोका जाना चाहिए। और केंद्र सरकार को, जैसा कि संजय सिंह तोमर जी ने याद दिलाया था, इस देश में ये आपदाएं नहीं आती अगर आईडीपीएल जैसी जो कंपनियां थी या पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां थी, वो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां बची रही होती, वो बना रही होती। ठीक, सारी पब्लिक सेक्टर के जितने भी प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उनको वैक्सीन बनाने के काम में लगाइए। तमिलनाडु में 600 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए पब्लिक सेक्टर का इंटीग्रेटेड वैक्सीन कॉम्प्लेक्स खड़ा हुआ है। उससे काम नहीं लिया जा रहा ताकि प्राइवेट ड्रग इंडस्ट्री की वैक्सीन बिके। उसको एक्टिव कीजिए, इंटीग्रेटेड वैक्सीन कॉम्प्लेक्स को, उसको पूरी ताकत के साथ चालू कीजिए। केंद्र सरकार ने वैक्सीन के पैदा करने के लिए, वैक्सीन के उत्पादन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का फंड में आवंटन किया था। कहाँ गया वो पैसा? खर्च नहीं हुआ। उस पैसे को तत्काल खर्च कीजिए और वो वैक्सीन उत्पादन के लिए कीजिए। कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर जो संदेह है, जो चिंता है, उनको भी दूर किया जाए। वैक्सीन कहीं जा रही है, कहीं नहीं जा रही है, कहीं फ्री में जा रही है, कहीं महंगी जा रही है, इसके बारे में एक पारदर्शिता लाई जाए। वैक्सीन सभी राज्यों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दवाओं, वैक्सीन और ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स के दिए जाने में पक्षपात नहीं होना चाहिए। किसी एक खास राज्य को प्रश्रय दिया जाएगा, किसी एक खास राज्य को नहीं दिया जाएगा। इसमें एक पारदर्शिता लानी चाहिए और जमाखोरी और कालाबाजारी के मामलों में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वो बीजेपी का कितना भी बड़ा नेता हो, उसको तुरंत पकड़ के जेल में डाला जाना चाहिए। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत उसको अलग से बैरक में रखना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ भी संक्रामक रोग को फैला सकता है। लेकिन ये सब काम, इसके साथ साथ केंद्र सरकार को दिखाना चाहिए कि उसके पास रीढ़ की हड्डी है। 135 करोड़ जनता में तो है, और उसे खड़े होकर अमेरिकी सरकार से ये कहना चाहिए कि उसने जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिनसे वैक्सीन बनती है, उन सामग्रियों के आने पर जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं, उस प्रतिबंध को हटाए और उसके लिए ज़रूरी रॉ मटेरियल देने का काम करे। ओछी राजनीति को बंद कीजिए, लोगों को दोष देना बंद कीजिए, राज्य सरकारों पर तोहमत थोपना बंद कीजिए और सारा देश मिलकर काम करे। इसकी ज़रूरत है, ये सरकार को करना चाहिए। कुछ काम हमें भी करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें इन सारी मांगों को लेकर उठाना चाहिए, लड़ना चाहिए, जो भी संभव आंदोलन के तरीके हैं वो करना चाहिए। लेकिन पहला काम तो ये करना चाहिए कि हमारे अंदर भी जो झक्कीपन आ गया है, जनता के अंदर भी जो सिनिसिज्म फैलाया जा रहा है, जनता के अंदर भी जो एक अलग तरीके का अंधविश्वास या उग्रता विकसित की जा रही है, उसको भी दूर करिए। हमारे बीच में भी ऐसी जमात है, वो कोरोना को ही नकारते हैं। लंबे समय तक, 1 साल से बहस चल रही है कि कोरोना कुछ नहीं है, ये साम्राज्यवाद की साजिश है, ये बिल गेट के धंधे को आगे ले जाने का काम है, ये जो ड्रग इंडस्ट्री की कार्टेल है उनकी ओर से ये सब किया जा रहा है। ये जो हर चीज़ में षड्यंत्र देखने की, हर चीज़ में साजिश देखने की, ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को विकसित करने की जो एक माइंडसेट बन गया है, जो जासूसी उपन्यासों ने बना दिया है, उन्हें
नियंत्रित कीजिए। कोरोना वास्तविक है। और जो ये कहते हैं कि साम्राज्यवाद ने सब पर कब्जा कर लिया है, क्या सारे वैज्ञानिक बिक गए हैं? सारे देशों की सरकारें जो अलग अलग विचारधाराओं की हैं, जिनमें आपस में झगड़े हैं, वो सरकारें अगर एकजुट हो भी गई है तो क्या सारे के सारे वैज्ञानिक बिक गए हैं? जिस दिन ऐसा होगा वो दिन इस पृथ्वी के लिए बहुत दुर्भाग्य का दिन होगा। लेकिन हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व करना चाहिए कि अभी तक देश का और दुनिया का जितना भी इतिहास है उनमें 99% वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं, गैलीलियो से लेकर, ब्रूनो से लेकर, कोपरनिकस से लेकर आज तक, जिन्होंने सारी चीज़ें बर्दाश्त कर ली, मौत तक दे ली, अपने आप को जलने दिया ब्रूनो ने, लेकिन वो अपनी वैज्ञानिक फाउंडेशन से, वैज्ञानिक धारणा से दूर नहीं हटे। क्या सारे डॉक्टर बिक गए हैं? सारे वैज्ञानिक बिक गए हैं जो ड्रग कार्टेल में और बिल गेट के लिए काम कर रहे हैं? ये जो फालतू की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसको छोड़िए। जब तूफान आता है तब रेत में गर्दन को छुपाकर तूफान के गुजर जाने की जो आशंका करता है वो मनुष्य नहीं होता, शुतुरमुर्ग होता है। जब संकट आता है तब आंख बंद करके जो ये सोचता है कि संकट टल जाएगा, वो मनुष्य नहीं होता, वो बिल्ली होती है। बिल्ली मत बनिए, शुतुरमुर्ग मत बनिए। वैक्सीन लगवाइए जाके, और वैक्सीन अगर नहीं मिल रही है तो लड़िए। वैक्सीन के दोनों डोज लीजिए, टीके लगवाइए। टीका कारगर नहीं होता, कितना कारगर होता है इस चक्कर में मत पड़िए। टीका एक कवच है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, टीका एक बरसाती है, एक रेनकोट है। उस कुछ रेनकोट में छेद होते हैं, कुछ रेनकोट की सीजन भी जो सिलाई है वो टूट जाती है, पानी अंदर से घुस जाता है। तो क्या रेनकोट गलत हो गए क्या? अरे कुछ रेनकोट खराब होंगे, पानी पहुंच गया होगा। ये जो कवच जो है उस कवच में कुछ त्रुटियां हो सकती है, लेकिन उनका नियम क्या है? बहुत सारे लोग हैं जिनको दूध के या दूध पीने या दुग्ध उत्पादों के लेने से उनके शरीर में रिएक्शन पैदा होती है, लैक्टो एलर्जी कहते हैं उसे। क्या दूध खराब हो गया उसकी वजह से? बहुत सारे लोग हैं जिन पर दवा असर नहीं करती। हमारी अपने परिवार में एक हमारी सम्माननीय महिला है जो किसी भी किस्म की टैबलेट अगर खाती हैं तो उन पर रिएक्शन होती है, क्योंकि दवाइयाँ बंद कर दी जाए। अरे अलग अलग तरीके की रिएक्शन होती है। बात अपवादों की होती है, नियमों की नहीं होती है। कोई भी टीका, कोई भी वैक्सीन 70 से 80% तक कारगर होता है। उसकी प्रभावशीलता 70-80% होती है। 20-30% लोगों में वो कारगर नहीं होता, लेकिन है तो टीका ही। 70-80% पर कारगर है तो 20-30% के लिए भी दूसरा कोई ना कोई निकल आएगा। ये जो काम है, ये काम जरूरी है, और इसलिए जो भी टीका उपलब्ध है, अच्छा टीका आ ही जाएगा, लेकिन अभी जो भी टीका उपलब्ध है उसको लगवाइए। 10-20% की गुंजाइश है तो बोलिए, झक्की मत बनिए। कोरोना अजर अमर नहीं है, मगर जब तक है तब तक उसके अस्तित्व को स्वीकारिए, बचाव कीजिए, टीका लगाइए। टीवी मत देखिए, न्यूज़ चैनल तो बिल्कुल मत देखिए। मेरे व्यक्तिगत संपर्क में बहुत सारे लोग हैं जो कभी कभार डिप्रेशन में दिखते हैं, उनकी आवाज़ को देख के लगता है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि टीवी की न्यूज़ देखी थी क्या? वो कहते हैं हाँ बहुत भयावह चल रहा है। मैंने कहा बंद कर दीजिए उसको। सोशल मीडिया पर भी बंद कर दीजिए। ये जो सनसनी पैदा करने की और लोगों के दिमाग में खामोखा में अवसाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसका मुकाबला कीजिए। लड़ेंगे सरकार की नालायकियों के खिलाफ, बदइंतजामियों के खिलाफ, लेकिन लोगों के बीच में विश्वास भी पैदा करेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर अभी तक 2 ही प्रामाणिक सत्य ढूंढे जा चुके हैं। उनमें से एक मनुष्य है और दूसरा विज्ञान है। बाकी सब इनके होने की वजह से। तीसरा काम है जीवन शैली पर ध्यान दीजिए। आहार और दिनचर्या को, खाने पीने और दिनचर्या को इस तरीके से ढालिए कि शरीर में ताकत रहे। ताकत का मतलब इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता। बहुत आसान है, खाली पेट बिल्कुल मत रहिए, खूब पानी पीजिए, और बाकी जो पीने वाली बात होती है पीजिए, उससे थोड़ा सा बचिए क्योंकि उससे डिहाइड्रेशन होता है। फिलहाल बिल्कुल मत पीजिए। सब्जियों और मसालों में बहुत सारे औषध गुण हैं। हमारी पुरखिनों ने, हमारी दादियों, नानियों की दादियों और नानियों ने हजारों साल में प्रयोग करके देखा कि जीरा किस काम आता है, हरा धनिया किस काम आता है, हल्दी का गुण क्या है। उसके हिसाब से भी उस चीज़ को सीखिए और उनका भी इस्तेमाल करना सीखिए। जिन्हें हम सादा खाना कहते हैं, उसी में भी बहुत
उसमें भी बहुत कुछ ताकत होती है। कोरोना से मुकाबले के लिए उस खाने पर, आहार पर ध्यान दीजिए। कोरोना से मुकाबले के लिए 3 चीज़ें, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कोरोना के मुकाबले वाली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक। इनकी टैबलेट्स बहुत सस्ती मिलती हैं। किसी बड़ी महान कंपनी के नाम की टैबलेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी छोटी मोटी कंपनी की भी ले सकते हैं, और जिसको वो जेनरिक ड्रग कहते हैं उसमें भी आप ले सकते हैं, क्योंकि वो विटामिन है, विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक। सस्ती हैं, खरीद लीजिए। लेकिन इसके अलावा संतरा, नींबू और मौसम्बी में भी विटामिन सी होती है। विटामिन डी का सबसे बड़ा सप्लायर है सूरज। अब मई जून की गर्मी, अप्रैल में भी गर्मी है, तो सूरज के सामने खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसकी धूप से ज़्यादा मत बचिए। उसकी धूप से ही शरीर में सबसे भरोसेमंद विटामिन डी पहुँचती है। और जिंक के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन तिल में सबसे ज़्यादा जिंक होता है, तिल्ली में। उसके अलावा मूंगफली है, काजू है, यहाँ तक कि आलू में भी जिंक होता है। तो कोशिश कीजिए कि विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक का समुचित वस्तु आपके पास पहुँच जाए। लेकिन थोड़े से भी सिम्टम अगर दिखते हैं तो डॉक्टर के पास जाइए। मन में बांध के मत बैठिए, विशफुल थिंकिंग में मत रहिए। अगर होगा तो ठीक हो जाएगा, 99% मामलों में ठीक होता है, और नहीं ठीक होता है तो बहुत सारे मामलों में सामान्य जुकाम भी जानलेवा होता है, सामान्य खांसी भी जानलेवा हो जाती है। इसलिए डॉक्टर के पास जाइए, बड़बड़ाइए मत, घबराइए मत, एकदम ऑक्सीजन मत मांगिए, एकदम वेंटिलेटर पे मत जाइए, डॉक्टर से बात कीजिए। ध्यान रखिए कि वो 5-5, 7-7 साल तक लगातार पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद प्रयोग करके भी सीखते हैं। वो इस विधा में दीक्षित है, वो इस विधा में पारंगत है, और कम से कम योग्यता वाला भी डॉक्टर हमसे 1000 गुना ज़्यादा जानता है बीमारी के बारे में। ठीक है, पूंजीवाद ने, मुनाफे की लिप्सा ने उनके एक हिस्से को करप्ट कर दिया है, उनके एक हिस्से को भी लालची बना दिया, लेकिन सब नहीं बने हैं, छोटा सा हिस्सा है उसको बिगाड़ा है। मगर इसके बाद भी विशेषज्ञ तो वही हैं। उनसे रहिए, उनसे मिलिए, उनकी सलाह मानिए। और आखिर में ये कि इस पूरी की पूरी श्रृंखला का हम लोगों ने जो नाम रखा है उदास मौसम के खिलाफ, वो अवतार सिंह पाश नाम के एक क्रांतिकारी कवि की एक कविता से उधार लिया गया है। कविता थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं अपनी बात का समापन इस बात पर करना चाहूँगा कि उनकी कविता की एक हिस्से को कोट करते हुए, और पाश ये कहते हैं कि और हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता। हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं। हम लड़ेंगे अपनी सज़ा कबूलने के लिए, लड़ते हुए जो मर गए उनकी याद जिंदा रखने के लिए। हम लड़ेंगे क्योंकि लड़े बिना कुछ नहीं मिलता। हम कोरोना से भी लड़ेंगे, कोरोना को पालने और फैलने में मदद देने वाले हुक्मरानों से भी लड़ेंगे। हम निर्बुद्धिकरण के प्रोजेक्ट से भी लड़ेंगे। हम लोगों के अंदर वैज्ञानिक चेतना को पहुंचाने के काम के लिए भी लड़ेंगे। हम लड़ेंगे ताकि मनुष्यता जीत सके। आखिर में कॉमरेड्स, इस बीच में जो दुर्भाग्यपूर्ण समाचार हमारी लाइफ के बीच में आया था कि कॉमरेड SP कश्यप, कॉमरेड श्री प्रकाश कश्यप नहीं रहे। कॉमरेड कश्यप उत्तर प्रदेश की CPIM की राज्य कमेटी के लंबे समय तक सचिव रहे। कॉमरेड कश्यप लंबे समय तक CPIM की केंद्रीय कमेटी के सदस्य रहे। कॉमरेड कश्यप ने हिंदी में मार्क्सवाद और वैचारिक और दार्शनिक मुद्दों पर शिक्षा देने का काम बहुत योजनाबद्ध तरीके से किया है। वो बहुत नियमित शिक्षक थे, और पिछले 20-25 सालों से तो वो अकेले ही ऐसे हिंदी भाषी शिक्षक थे जिन्हें किसी भी राज्य के स्कूल में, यहाँ तक कि जिलों के स्कूलों में भी जाकर उन्होंने लोगों को शिक्षित करने का काम किया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल टीचर का काम करते थे, वो जन आंदोलनों के भी नेता थे और उत्तर प्रदेश जैसी CPIM के राज्य सचिव थे। अभी पिछले कुछ दिनों उनकी उम्र भी 80 के आसपास हो गई थी। अभी पिछले दिनों ये मालूम पड़ा था, जब हमने उत्तर प्रदेश की पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड हीरालाल यादव जी को फ़ोन किया था, तो ये मालूम पड़ा था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है।
और उनके स्वास्थ्य, हम उनको 2-3 दिन से फ़ोन लगा रहे थे तो उससे बात भी नहीं हो पा रही थी। और ये 4 दिन पहले की बात है संभवतः, जब कॉमरेड यादव जी ने ये बताया था कि वो अपने परिवार के पास, मतलब उनके भाई डॉक्टर हैं आगरा में, उनके पास वो पहुंच गए हैं और वहाँ पर जाकर वो इलाज करा रहे हैं और वहाँ पर वो देख रेख में भी रहेंगे, मेडिकल केयर में भी रहेंगे। लेकिन तब तक हमें ये जानकारी नहीं थी कि उन्हें कोरोना भी हो गया है। लेकिन आप अभी जैसे कॉमरेड प्रेमनाथ राय जी ने, जो आमतौर से पिछले कई वर्षों से उनके साथ रह रहे थे, आजकल वो बलिया में थे कुछ दिनों से, लेकिन उनके साथ रह रहे थे, अभी प्रेमनाथ राय जी ने समाचार दिया है कि वो नहीं रहे। हम लोक जतन की ओर से जितने भी साथी 125-150 के करीब सुन रहे हैं, उन सभी साथियों की ओर से, सारे जन आंदोलनों की ओर से, अपने इस शिक्षक को, अपने इस वरिष्ठ नेता को, अपने इस ऐसे नेता को जिसने बहुत सारे लोगों को सोचने समझने के टूल्स दिए, विश्लेषण करने का तरीका समझाया, और जो जटिल बातें हैं विचारधारा में या दर्शन में, उन्होंने बहुत सरल तरीके से न केवल मौखिक रूप से समझाया, बल्कि छोटी छोटी किताबें उन्होंने जो लिखी हैं, उन किताबों के जरिए भी वो एक ऐसा जखीरा हमारे पास छोड़ गए हैं, जिस जखीरे को हम आने वाले दिनों के संघर्षों में एक औजार के रूप में काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमरेड SP कश्यप जी को हम सब की ओर से अंतिम लाल सलाम। उनके पढ़ाए हुए लोग, उनसे जो पढ़े हुए लोग हैं, उन पर ये ख़ास तौर से जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आने वाले दिनों में उस पढ़ाई को व्यवहार में उतारने की कोशिश करें। कॉमरेड कश्यप हमारे बीच जीवित रहेंगे। कॉमरेड कश्यप हमारी जानकारियों में, हमारी विश्लेषण की क्षमता में हमारे बीच में जीवित रहेंगे। उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि। और इसी के साथ ये सूचना कि कल शाम को 8 बजे उदास मौसम के खिलाफ की इस श्रृंखला में अखिल भारतीय किसान सभा के अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक धबले हमारे बीच में रहेंगे, जो हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना किसान आंदोलन के बारे में, ये किसान आंदोलन में अब क्या होने वाला है, उसके बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी देंगे। जिन लोगों ने आज की कार्रवाई में हिस्सा लिया है, आज के लाइव को सुना, उनको धन्यवाद। और कॉमरेड अशोक धबले के कार्यक्रम में आप लोग कल शामिल हो, आप सबको एक बार फिर आमंत्रण। कॉमरेड SP कश्यप को लाल सलाम।